नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। में हूं आपके साथ अंकुर पांडे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के पार्टियां एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। क्या यूपी, क्या पंजाब और क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर सियासी हलचलें भी तेज हो गई हैं। और इसी पर है हमारा खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें बात करेंगे कि आज पूरा दिन कौन सा सियासदार कहां रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन यूपी के दौरे पर हैं और इसी के तहत सियासी राजधानी लखनऊ में भाजपा परिवार मेरा परिवार के कार्यक्रम में संबोधित किया। और इस दौरान अमित शाह ने कहा कि 2022 के चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी, क्योंकि योगी सरकार के काम से जनता बेहद खुश है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता हथियाने का जरिया नहीं है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लोकतंत्र का महोत्सव है, लोक संपर्क का एक जरिया है, लोक संग्रह का एक जरिया है। लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का संपर्क और संपर्क के द्वारा लोगों का संग्रह मतलब सदस्यता कराना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान है। इसके साथ साथ मेरा परिवार भाजपा परिवार, ये अभियान का शुभारंभ हुआ है। लगभग मेरा भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम कर रहे। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख। ये सबको मेरा आह्वान है, एक भी घर ऐसा न लग जाए जिस घर पर भाजपा का पट्टी न लगा हो। मेरा परिवार भाजपा का परिवार। मैं सभी कार्यकर्ता को आग्रह करने आया हूं, ये उत्तर प्रदेश देश के सबसे युवा प्रदेशों में से, यहां 53% आबादी युवा है। 53% युवाओं को पार्टी के साथ जोड़िए, गरीबों को पार्टी के साथ जोड़िए, महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़िए, दलित, पिछड़े, गरीब को पार्टी के साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे। और इसके साथ साथ पुराने कार्यकर्ता को भी जागरूक करने का काम इस सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने करना है। मित्रों, आज दीपावली के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता को इसकी बधाई देना चाहता हूं, अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। मगर साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी घर पर मेरा परिवार भाजपा परिवार का तोरण द्वार से सजाकर आप यूपी भाजपा को समर्थन करिए, ऐसा भी मैं आह्वान करने आया। मगर जब भाजपा की बात आती है तो ये नियम हम तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने विस्तार के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्नशील होती है और इसीलिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता हथियाने का जरिया नहीं है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लोकतंत्र का महोत्सव है, लोक संपर्क का एक जरिया है, लोक संग्रह का एक जरिया है। लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का संपर्क और संपर्क के द्वारा लोगों का संग्रह मतलब सदस्यता कराना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान है। इसके साथ साथ मेरा परिवार भाजपा परिवार, ये अभियान का शुभारंभ हुआ है। लगभग मेरा भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम कर रहे। 86 लाख कार्यकर्ता,
46 लाख। ये सबको मेरा आह्वान है, एक भी घर ऐसा न लग जाए जिस घर पर भाजपा का पट्टी न लगा हो। मेरा परिवार भाजपा का परिवार। और जब पट्टी लगाने जाते हैं, इनके हालचाल भी पूछना है और मोदी और योगी सरकार ने किए हुए कामों को भी उन तक पहुंचाना है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों की बातों को जानती है। वो जो आप लेकर आएंगे, पार्टी को देंगे, धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव इसको संकलित कर 2022 से 2027 का अपना चुनावी घोषणा पत्र भी बनाएंगे मित्रों। और ये घोषणा पत्र हमारे यहां कोई एनजीओ नहीं बनाता है। भारतीय जनता पार्टी में घोषणा पत्र कोई सर्वे एजेंसियां नहीं बनाती है। लाखों करोड़ों कार्यकर्ता ये उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता का संपर्क कर उनकी इच्छा को जानकर उनकी इच्छा का एक प्रतिघोष इस घोषणा पत्र में दिखाते हैं। मित्रों, हमने बहुत आशा के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है, मगर ये लोग इतना गड्ढा छोड़कर गए हैं कि 5 साल में एक गड्ढा भरना असंभव, कोई भी नहीं भर सकता। मगर मुझे विश्वास है यूपी वालों को दिखाई पड़ा होगा कि परिवर्तन कैसे होता है, कैसे माफिया भागते हैं, डेवलपमेंट कैसे होता है, उद्योग कैसे लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधरती हैं, शिक्षा सेवाएं कैसे बढ़ाई जाती हैं, किस प्रकार से युवाओं को और गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाओं को लागू किया जाता है। ये सब करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ करने का बाकी है। मैं आपको कहने आया हूं, हम फिर से एक बार घोषणा पत्र लेकर आएंगे और जो घोषणा पत्र लेकर आएंगे उसका 100% वादा हम फिर से भी पूरा कर 27 में आपके सामने है। परंतु अभी एक और 5 साल आपके आशीर्वाद की जरूरत। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां इस बार पूर्वांचल में अपनी पकड़ बनाने में जुट गई हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी से लेकर सपा और कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान के लिए पूर्वांचल को सबसे पहले चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पूर्वांचल में जनसभा करके प्रदेश सरकार की उपलब्धि गिनाकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है, तो सपा ने ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर एक बड़ी रैली कर अपनी ताकत का एहसास कराया। कांग्रेस में जान फूंक रही प्रियंका गांधी भी पूर्वांचल में ताबड़तोड़ रैलियां करने में लगी हुई हैं और ऐसे में देखना होगा कि पूर्वांचल की जनता का मन क्या है। क्या एक बार फिर पूर्वांचल की जनता का मन जीतकर बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी या फिर विपक्ष इस बार अपनी रणनीति में कामयाब होगा? तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि पूर्वांचल की सत्ता को देखते हुए पूर्वांचल में सभी पार्टियों ने अपने अपने पैर जमाने की कोशिश की है। जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहे हैं, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर सपा या कांग्रेस, सभी ने पूर्वांचल की ओर अपना रुख कर लिया है और एक रणनीति तैयार की है पूर्वांचल के लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभी नीतियों का विस्तार किया, साथ ही चाहे वो कोविड टीकाकरण की बात हो या अन्य उपलब्धियां हो, उनको पूर्वांचल के लोगों को के साथ साझा किया। साथ ही बीजेपी किन किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है इसको बताया, तो वहीं सपा भी इन सभी चीजों को लेकर आगे बढ़ चुकी है और ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर एक मजबूत पैठ बनाने का कार्य सपा ने भी किया है। वहीं प्रियंका गांधी भी लगातार पूर्वांचल में जाकर के ताबड़तोड़ रैलियां करने में लगी हुई हैं और पूर्वांचल के लोगों को कांग्रेस भी अपनी ओर खींचने में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि किसकी तरफ पूर्वांचल खिंचा जाता है और किसका तरफ पूर्वांचल का वोट बैंक किसके पक्ष में जाकर गिरता। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा में रंगभेद ही नहीं है बल्कि मतभेद भी है। दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं और इस बार जनता ने भी ठान लिया है कि भाजपा की सरकार बदल देनी है। शुक्रवार को वो लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।
अखिलेश यादव ने कहा कि सुना है भाजपा कुछ विधायकों के टिकट काट रही है, पर यदि सारे विधायकों के टिकट भी काट दिए जाएं तो भी बीजेपी को जनता इस बार बदल देगी। उन्होंने कहा कि आज किसानों ने ठान लिया है कि भाजपा की सरकार को अब बदलना है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हमने देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया, यह सोचकर कि नहीं कि उस पर किसी एक जाति मजहब का व्यक्ति चलेगा, वो सबके लिए बनाया गया है, जबकि भाजपा की नीतियों का सबको पता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जनता के साथ कितनी जाति हुई है, ये सबने देखा है। आपको बता दें कि इस मौके पर कांग्रेस से आए पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक व उनके पुत्र पूर्व विधायक पंकज मलिक ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण करी। आने वाले समय में वेस्टर्न यूपी के लोग, जो आप लोग आते हैं जहां से चल करके, जब कैराना का चुनाव में जीता था उस समय मैंने कहा था कि वहां के लोगों को 5 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए लखनऊ आने के लिए। अगर एक्सप्रेसवे बनाना होगा तो वेस्टर्न यूपी को जोड़ने के लिए लखनऊ से सीधा एक्सप्रेसवे बनाएंगे, जिससे वहां के लोग भी 5 घंटे में लखनऊ आ सकें। सवाल कुछ ऐसा अच्छा हो तो पूछ लो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आदत है पुड़िया रखने की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बनी, विधानसभा में पुड़िया मिल गई एक, और बाद में पुड़िया की जांच हुई तो क्या निकली? क्या निकली बताओ ना आप। और ये तो क्या निकला बताओ ना आप। चूना निकला उसमें। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी कर सकते हैं, बच के रहिए आप। सरकार का फोकस इस वक्त ट्रांसफर पोस्टिंग पे, आईएएस, आईपीएस और तमाम तरह के बहुत सावधान रहिए, ये आखिरी वक्त है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक कद्दावर नाम और पूर्व राज्यसभा सांसद हरेंद्र मलिक ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। शामिल होने के बाद पूर्व सांसद से जेएमडी न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता, एक बड़ा नाम हरेंद्र मलिक जी, आज उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। सर, सबसे पहले तो आप समाज में शामिल हुए, क्या कहेंगे सर? देखिए, इन्होंने मुझे सदस्यता दी, उनका आभारी हूँ। और उनसे मैंने कहा है कि हम अपना सामर्थ्य है उसका 100% लगाएंगे समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो किसानों का एक तरह से गढ़ है, और जिस तरह से लगातार 3 कानून के लिए किसान काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं, अब आप एक नई ऊर्जा के साथ एक नई पार्टी में शामिल हुए। किस तरह से किसानों की जो लड़ाई है, किस तरह से किसानों की जो मांगे है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे सर? देखिए, हम लोग तो बराबर किसानों की लड़ाई लड़ते रहे, उसी तरीके से लड़ेंगे। जो भी होगा, जो भी मंच मिलेगा वहाँ मंच पर उसे उठाएंगे और सबसे पहल करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। हम कब तक मांगते रहेंगे? हम देने वाले बने ना। हम सरकार में आवेंगे, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार हिल जाएगी, भाजपा की सरकार बदल जाएगी, समाजवादी की सरकार बन जाएगी, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की कुर्सी भी हिलेगी। और जब 2024 आएगा तो उसे भी देखेंगे। प्रदर्शन करने पर गाड़ियों से कुछ चलने का एक नया ट्रेंड बना, यहाँ कुछ ला गया, दिल्ली में कुछ ला गया किसानों को। भाई साहब, देखिए, लोकराज लोकलाज से चलता है, और जिस सरकार को लोक लाज ना, उसके बारे में कोई टिप्पणी करना, कुछ ही बात कहना। मैं, आप सुरक्षित ने आपने सवाल पूछा, इस पे आप जेल जा सकते हो, मैं सवाल का जवाब दूँ, मैं उसमें जेल जा सकता हूँ, कोई बात है? संविधान है कहाँ? हम लोग कौन सा कानून लगा रहे हैं? ठोक दो ठोक दो ठोक दो, ये क्या मतलब हुआ? न्यायपालिका बनी है, पुलिस का काम केवल आरोप पत्र दाखिल करना है। किसी भी उसमें पुलिस को ये अधिकार हमारे संविधान ने नहीं दिया कि वो सजा दे। सजा न्यायपालिका देती है। और जब देश का मुखिया ये कह दे ठोक दो, क्या करोगे आप? सर, दावे बड़े बड़े, और जिस तरह से अभी आपने बताया कि गन्ना किसानों का लेके जो स्थिति है वहाँ पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसके उलट दावे बड़े बड़े हैं कि बताऊँ, यहाँ ये बड़ी बेशर्मी के साथ एक बात कहते हैं कि हमने गन्ना किसान का इतना मूल्य भुगतान किया। अरे भाई, इसमें आपका क्या सहयोग है? हमने ज़्यादा गन्ना पैदा किया, आपकी चीनी मिलों को ज़्यादा गन्ना वो खरीदा उन्होंने। वे प्राइवेट चीनी मिल है, उन्होंने गन्ना खरीदा, हमने गन्ना पैदा किया, उन्होंने चीनी बाजार में बेच ली, हमें तो पैसा नहीं मिला। बजाज हिंदुस्तान बजाज शुगर लिमिटेड पर कितना पैसा बका, ये पूछ लो। अगर सरकार को थोड़ा सा भी
एक मानवीय आधार है। तो जो उनसे कोरोना के नाम पर, कोविड के नाम पर पैसा लिया था 25 करोड़ प्रदेश सरकार ने और 100 करोड़ लिया था केंद्र सरकार ने बजाज हिंदुस्तान से, वो पैसा उनको किसानों को दो। सर एक अंतिम सवाल है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। प्रियंका गांधी काफ़ी मेहनत कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, एक समय में आप उनके सलाहकार भी थे। जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, जिस तरह से वायदे कर रही हैं, जिस तरह से वो घोषणा कर रही हैं, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो सियासी ज़मीन तलाश रही हैं उसमें वो कामयाब होंगी? ये आप पर मुनस्सर करेगा। तो निश्चित तौर पर साफ साफ कहना है हरीन्द्र मलिक का कि समाजवादी पार्टी के साथ वो जुड़ चुके हैं और इसी को आगे बढ़ाने का वो काम करेंगे। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, GMT न्यूज़, लखनऊ। हरेंद्र मलिक के बेटे यानी पूर्व विधायक पंकज मलिक भी सपा में शामिल हुए और सपा में शामिल होने के बाद GMT न्यूज़ के संवाददाता ने पंकज मलिक से भी खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। इस समय हमारे साथ है पंकज मलिक जी, जिन्होंने आज ही समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सर काफ़ी लंबे समय आपने कांग्रेस में समय दिया, आज सपा ज्वाइन किया, इसके पीछे क्या सबसे बड़ी वजह थी? देखिए, जहाँ से मैं चुन कर के आया था, जहाँ मैं राजनीति करता हूँ, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को लगता है कि अखिलेश यादव ही भारतीय जनता पार्टी को हटा सकते हैं। मजबूत नेतृत्व अगर किसी का है तो वो अखिलेश यादव का है। किसानों के हक की लड़ाई, नौजवान को उसका हक, महिलाओं को सम्मान अगर कोई दिला सकता है तो अखिलेश यादव दिला सकते हैं। इसीलिए हम सब लोगों ने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत कर रही हैं, एक के बाद एक दौरे कर रही हैं और एक काफ़ी आप लोग 18 साल का समय, जैसे आपके अभी पिताजी ने अंदर बताया, तो आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस जो एक पुरानी पार्टी, आप लोग काफ़ी लंबे समय उसमें काम भी किए हैं, उसको छोड़ने की क्या पीछे इसकी वजह है? मैंने आपको बताया कि 18 साल हमने लगातार बहुत बहादुरी के साथ विपरीत परिस्थितियों में काम किया और आगे भी हम लोग एक रास्ता ऐसा चुनना था हम लोगों को कि जहां मजबूती से हम लड़ाई लड़ सके। मैंने बताया कि जनता ने वहां तय किया है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में मजबूत लड़ाई लड़ी जा सकती है, इसलिए हम लोग यहां आए हैं। और कांग्रेस की जहां तक बात है, आज मैं कांग्रेस में नहीं हूं, मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य। किसानों का सर मुद्दा बहुत बड़ा है, लगातार जिस तरह से आपने लखीमपुर का कांड देखा, जिस तरह से किसान लगातार 3 कानून को लेकर काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप सपा ज्वाइन किए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी गन्ना किसानों का ही बकाया, तो किस तरह से आप किसानों की लड़ाई अब आप आगे और बढ़ाएंगे? देखिए, मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारी आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम किया जाएगा। चाहे गन्ने भुगतान का मामला हो, 3 काले कानून में समाजवादी पार्टी भी और हम लोग व्यक्तिगत रूप से हमेशा किसानों के समर्थन में खड़े। चाहे पंचायतें रही हों, हमारा सहयोग रहा, मेरा, मेरे पिताजी का। मजबूती से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस लड़ाई में, किसानों के हक की इस लड़ाई में अपना योगदान देने का काम किया, लड़ाई को बखूबी लड़ने का काम किया। सर एक अंतिम प्रश्न है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो दिशा तय करता है कि सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी, इस बार आप लोग किस तरह की मेहनत करेंगे और क्या विजन आप लोग? देखिए, यहाँ आज जो लोग आए हैं वो मैनेज करके लाए हुए लोग नहीं हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्योर किसान यहाँ आए हैं और जनता ने मन बना लिया है कि हर हाल में समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये मन बना लिया। धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर साफ साफ कहना है पंकज मलिक जी का कि इस बार जो सरकार बनेगी वो समाजवादी पार्टी की बनेगी और लोगों ने उसका पूरी तरह से मन बना लिया है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, GMT न्यूज़, लखनऊ। सपा प्रवक्ता और MLC सुनील सिंह का बयान सामने आया है, तो वहीं आपको बता दें, जिन लोगों को खुद जवाब देना चाहिए उत्तर प्रदेश में, वो जवाब मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश जी बताएं कि कितने दिन विदेश रहे। ये बात क्या मोदी जी कितने बार विदेश गए, अमित शाह जी ने बताया? उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने कौन सा अपना काम किया? कोरोना महामारी में जिसने बेईमानी कर ली हो, सारे विभाग लूट लिए हों, वो लोग बता रहे हैं। समाजवादी सरकार के कामों के ही फीते काटे हैं। प्रधानमंत्री जी भी उसमें शामिल रहे, गृह मंत्री जी शामिल रहे और योगी जी तो केवल वही फीता काटते रहे। तो जवाब आपको देना है, आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश से आपका सफाया होने जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ललितपुर से पाली तहसील पहुंचकर मृतक किसानों के परिवारों से मुलाकात की है। प्रियंका गांधी ने ललितपुर बुंदेलखंड में पीड़ित किसान परिवारों से मिलकर उनकी पीड़ा साझा की और प्रियंका ने कहा कि यूपी सरकार की कुव्यवस्था में उपजी खाद की कमी के चलते लाइन में खड़े खड़े किसानों की मृत्यु हो गई थी। सभी किसानों ने खेती के लिए भारी भरकम कर्ज लिए थे और सरकार की नीतियों के चलते कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे थे।
खाद न मिलना, मुआवजा न मिलना और फसल बर्बादी से किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही थी। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ललितपुर के दौरे पर पहुंची थी, जिसके बाद सियासत भी होने लगी। लाइन छूट जाती है, अगर खाने के लिए घर आए या घर किसी वजह से घर आए तो लाइन छूट जाती है, तो लगातार खड़े रहे। किसी ने, एक जन है जिन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो उनकी खड़े खड़े खाद के इंतज़ार में मृत्यु हो गई। अब एक पूरी सुविधा होती है सरकार की खाद के वितरण के लिए, तो ये तो स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से फेल हो गई है। अब फेल क्यों हुई है? क्योंकि जो कालाबाजारी करते हैं वो और अधिकारी और नेता सब साठगांठ कर रहे हैं। और जब आपकी बता रहे थे मुझे कि एक बोरा मिल रहा है, 2000 के लिए एक बोरा खरीदने की कोशिश की इन्होंने, ठीक है, तो ये तो कालाबाजारी हुई साफ साफ। दूसरा, जब आपने बोरे से ही चोरी कर रहे हैं, आप खाद की बोरी से चोरी हो रही है। 50 की होती थी पहले, अब 45 की है, तो उसमें कम खाद भी दे रहे हो, खाद का दाम बढ़ा भी रहे हो, तो हम क्या करेंगे बताओ। अब इनकी इतनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं, और सरकार सुन नहीं रही है। आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है, महीनों से सड़क पे है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है। कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे, तो कहीं इस तरह की चीज़ों से कुचला जा रहा है। अच्छा, यहाँ आते आते आपने देखा कि ये आवारा पशु है हर जगह, यहाँ पे शायद अन्ना प्रथा कहते हैं उसको। अब ये मुझे भी ये भी बता रहे थे कि पूरी रात बैठे रहते हैं खेत में, पूरी रात खेत में बैठे। यहाँ बारिश हो गई, आखिरी बारिश, कह रहे हैं कि वो तो भगवान की देन थी कि हमारे खेतों में पानी आया। उसके बाद कम से कम आप खाद तो दिलवा देते हमें, तो सब कर्ज में हैं बेचारे, खाद नहीं मिल रही है। पानी आया खेत में, उनने सोचा कि कम से कम कुछ उपज होगी, कुछ आगे बढ़ सकेंगे, वो भी नहीं हुआ क्योंकि खाद नहीं मिली। रात को बैठ के आवारा पशुओं से देखिए सरकार पूरी तरह से फेल है। झांसी में मीडिया से प्रियंका गांधी ने कहा कि ललितपुर में हम किसानों के घर पर जाकर मिलकर आए हैं और उन किसानों का जो भी कर्ज होगा वो हम चुकाएंगे। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पार्टी पूरे दम के साथ चुनाव भी लड़ रही है। परिवारों से मिली, 4 परिवारों से मिली, जिनके परिवार के सदस्य खाद की वजह से, क्योंकि खाद नहीं मिल रही थी उनको, खाद की लाइन में खड़े खड़े 2 जने थे, उनकी मृत्यु हो गई और 2 ने आत्महत्या की। तो अब आगे क्या उन्हें आश्वासन दिया गया है? मैंने आश्वासन दिया है कि मैं उनका ये जो है इशू उठाऊंगी, उनकी मदद भी करूंगी, उनके जो कर्ज है वो मैं हम लोग चुका देंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव जो आने वाले हैं उसके लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? पूरी तरह से आप देख ही रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। आपने कहा 40% महिलाओं को लड़ाएंगे, अल्पसंख्यकों को कितनी जगह है? अल्पसंख्यकों के लिए कितनी जगह? देखिए, हमने 40% महिलाओं के लिए कहा है, और बाकी जो टिकट हैं हम जिस तरह से हम हमेशा बांटते हैं उसी तरह से करेंगे। मैम, ललितपुर में पार्टी की ओर से उन लोगों को कुछ दिया गया क्या? हाँ जी, हमने कहा है कि उनका जितना भी कर्ज है वो हमारी पार्टी उसको चुकाएगी, और उसके अलावा उनको कुछ अपने लिए भी पैसे दिए जाएंगे। पीलीभीत से बीजेपी एमपी वरुण गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। वरुण गांधी ने कहा है कि धान न बिकने से यूपी के 17 जिलों में किसानों ने अपने धान में आग लगा दी है, जो बेहद ही शर्म की बात है। आप लोग अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि मोहम्मदी में एक किसान ने अपने धान की खुद आग लगा दी। पीलीभीत में भी ये ऐसा हुआ, और 17 जिले में अभी तक हो चुका है कि किसान खुद अपने धान में आग लगा रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत शर्म का विषय पूरे राष्ट्र में, दुनिया में बन चुका है। आप इस समय अच्छी तरह जानते हैं किसान कितने कष्ट में है। महंगाई का सामना आप भी कर रहे हैं एक इंसान के रूप में, है ना। आप देख रहे हैं फर्टिलाइजर की उपलब्धि की कमी है राष्ट्र में। आप देख रहे हैं किस तरीके से प्राकृतिक आपदा का शिकार किसान हुआ है अभी उत्तराखंड
उत्तरांचल से पानी छोड़ा गया, यहाँ बाढ़ आई, बारिश आई, और आप लोग हर चीज में झूठा कारण ढूंढ के, कभी आप कहते हो नमी है, कभी आप कहते हो टूटन है, कभी आप कहते हो कालापन है, और आप उसको रिजेक्ट करते हो। वैसे ही किसान इस समय मरने के कगार पे है, और वो क्या करता है फिर, आप उसको बेचते हो अपने मित्रों के पास जो बाहर खड़े रहते हैं, ये सब आपके राइस मिलर्स और सब बिचौलिया जितने लोग हैं, और उन्हीं को वो लोग फिर 1100-1200 रुपए में बेचते हैं, और वही आपके पास आके 1940 रुपए पे बेच रहे हैं। और सब नेक्सस पूरे देश में दिख रहा है भैया। आप क्यों बद्दुआ लेना चाहते हैं करोड़ों करोड़ों लोगों की जो वैसे ही टूटे हुए लोग हैं? मैं आप लोगों को यहाँ पे चेताने आया हूँ। अब मेरा एक प्रतिनिधि हर मुख्य क्रय केंद्र में आज के बाद रहेगा, और यहाँ पे प्रतिनिधि कौन रहेगा हमारा? आप सुनो मेरी बात, अब आपको हर समय यहाँ रहना है, और ये इसलिए रहेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे हर चीज को, ये साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, और अगर ये पता चला कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार या ढिलाई है या क्रूरता है किसानों के प्रति, तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा और आप सबको मैं गिरफ्तार कराऊंगा। ठीक है। ड्रग्स के इस मसले पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने नया आरोप लगाया है। नवाब मलिक ने पहले क्रूज पर जिस दाढ़ी वाले शख्स के होने का दावा किया था, अब उसका नाम बता दिया है। नवाब मलिक का कहना है कि उस दाढ़ी वाले शख्स का नाम काशिफ खान है। नवाब ने दावा किया है कि वो फैशन टीवी का इंडिया हेड है, जो कि क्रूज पर इवेंट ऑर्गेनाइज कराता था। मैंने पहले दिन से ही कहा था कि महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र वानखेड़े के माध्यम से हो रहा है। एक केस रिया चक्रवर्ती से शुरू होकर एक केस वानखेड़े ने दर्ज किया है, जिसमें फिल्म वालों की परेड लगाई गई। 1 साल से अधिक हो गया, एक भी गिरफ्तारी उसमें नहीं है। केस 1 साल से खुला है। अगर किसी केस में कोई गड़बड़ी होती है तो गिरफ्तारियां होनी चाहिए। उसी केस के जरिए उगाही का धंधा चल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं साथियों कि साजिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबई को, बॉलीवुड को बदनाम किया जाए। और योगी महाराज नोएडा में एक फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। ताजमहल होटल में आकर लोगों से मिले। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के जो भी किरदार थे वो जाकर उनसे मिले थे। उन्हें ये लगता है कि बॉलीवुड को बदनाम करके ये बॉलीवुड मुंबई से बाहर चला जाएगा। उन्हें पता नहीं इस बॉलीवुड को बनाने में दादा फाल्के से लेकर वी शांताराम से लेकर कई मराठी कलाकार, कई मराठी दिग्दर्शक, कई मराठी लोगों ने इस बॉलीवुड को पहचान दी है। पहले बॉम्बे नाम था, इसलिए इसका नाम हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड पड़ा। बॉलीवुड देश की संस्कृति, देश की पहचान पूरी दुनिया तक ले जाता है। बॉलीवुड के गाने सिनेमा के जरिए भारत दर्शन लोग करते हैं। बॉलीवुड के जरिए महाराष्ट्र में, मुंबई शहर में लाखों लोगों का रोजगार चलता है। बॉलीवुड को बदनाम कर देने से ये अगर योगी महाराज सोच रहे होंगे कि यूपी वुड तैयार हो जाएगा तो उनकी गलतफहमी है। मुंबई ये मिनी भारत है, और अगर एक छोटा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान बनाता है तो उसे बदनाम करके उत्तर प्रदेश में ले जाएं, यूपी वुड बना दे, हमें लगता है ये सपना उनका धरा का धरा रह जाएगा। मैं रेडकर ताई से कहता हूं, रेडकर ताई, आप महाराष्ट्र को बदनाम करने वाले लोगों के शरण के आप हिस्सा। हमीरपुर पहुंची कांग्रेस की प्रतिज्ञा रथ यात्रा का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से स्वागत किया गया है। इस मौके पर एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए नसीमुद्दीन ने कहा कि देश और दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं मोदी, और कहते हैं कि सच बोलो। उनके घर के बाहर बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है सच बोलो। मोदी जी का ऐलान हुआ है सच बोलो, मगर बहरे मोदी जी और बहरे योगी जी। सच बोलो।
मोदी जी के घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, मोदी जी के घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और मोदी जी के घर के बाहर बोर्ड लगा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। अरे मेरे बुंदेलखंड के लोगों, मेरे भाइयों, मैं भी बुंदेलखंडी, आप भी बुंदेलखंडी, एक बार इकट्ठा हो जाओ। हमने अंग्रेजों को मार के भगाया है, हमने विदेशी अंग्रेजों को मार के भगाया है। ये काले अंग्रेज क्या है, हमने तो गोरों को मार के भगाया है। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन यानी सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात कुछ और सियासी हलचल खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।